कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बड़ा विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जवानों के खून की दलाली कर रही है। एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि जिन जिन जवानों ने देश की रक्षा में अपना खून बहाया, मोदी सरकार उन्हीं जवानों के खून की दलाली कर रही है। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। इससे पहले आज रक्षा मंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत ने 100% सटीक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है, लेकिन हमें किसी को इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक वाली रात वो सो नहीं पाए थे। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से दुश्मन बौखला गया है। अभी तक भारतीय सेना के शौर्य में ऊपर किसी ने शंका व्यक्त नहीं की थी। पहले बार देख रहा था थोड़े लोग डर के शंका व्यक्त कर रहे हैं। भारत सरकार को कुछ और वीडियो जारी करने का या प्रूफ देने का कुछ मायना ही बचा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर तमाम फिल्मी हस्तियों के बाद अब अक्षय कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। अक्षय कुमार ने एक वीडियो जारी कर सेना से सबूत मांगने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। सेना के प्रति विश्वास की बात करके अक्षय ने बॉलीवुड और राजनेताओं को अपने ही अंदाज में चुनौती भी दे दी है। वीडियो में उन्होंने कहा कि जो देश के प्रति वफादार होंगे वो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने जैसी हिमाकत नहीं करेंगे। 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए। एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामूला में शहीद हो गया। क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य। और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सीएम केजरीवाल के बयान को लेकर अब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमला किया है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि केजरीवाल को पॉलिटिकल मामलों की समझ नहीं है और जब बोलना ना आए तो चुप रहना ही ठीक होता है। साध्वी ने वकीलों ने सीएम केजरीवाल पर केस फाइल करने की मांग भी कर दी। साध्वी निरंजन ज्योति यही नहीं रुकी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल की मानसिकता ठीक नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता संजय निरुपम अब मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि मीडिया को मैं कांग्रेस दफ्तर में घुसने नहीं दूंगा। आपको बता दें कि कल ही संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए केंद्र से इसके सबूत पेश करने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। सेना का ऑपरेशन कई घंटे चला। आतंकियों ने हंदवाड़ा में 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर सुबह करीब 6 बजे हमला किया था। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। सेना के मुताबिक तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे। माना जा रहा है कि मारे गए आतंकी बारामूला में सेना के कैंप पर हमला कर भागे आतंकी हो सकते हैं। आज सुबह का जो वाकया जिसमें 3 टेररिस्ट हमारी लंगेट आर्मी कैंप की पेरीमीटर फेंसिंग के पास देखे गए, जिनके पास हथियार थे। ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया। सेना को आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स, एक बैग, 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से 3 AK-47, 17 मैगजीन, इंडियन करेंसी और मैप मिले हैं। हंदवाड़ा में आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आतंकियों के पास से हजार के काफी नोट भी मिले हैं। उधर बीती रात सेना ने नौगाम में 2 और 1 रामपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की ओर से हर दिन सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है।
कश्मीर के नौगाम में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 आतंकी LOC के पार भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। खबर यह है कि आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन लगातार जारी है। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना की चौकियों और गांव वालों पर हल्के हथियारों से फायरिंग की गई और मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री की बैठक में NSA, IB और रॉ चीफ भी मौजूद रहे। कल राजनाथ सिंह राजस्थान सीमा पर सुरक्षा का जायजा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ITBP के अधिकारियों के साथ बॉर्डर पर सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। POK में आतंकी फैक्ट्री के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। POK के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों ने टेरर कैंप्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। रहने वाले लोगों का कहना है कि टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैंप की वजह से उनकी जिंदगी नरक बन गई है। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जहां वो रहते हैं वहां आतंकी कैंप फल फूल रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि यहाँ के स्कूलों में दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आतंकियों को यहाँ VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मैं इंतजामिया को ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ब्यामर में, गिलगित में, बसीन में, कशरोड में जहाँ कहीं भी नो गो एरियाज बने हुए हैं उनको ख़त्म नहीं किया, जहाँ कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं उनको ख़त्म नहीं किया, तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इक़दाम करने पर। जम्मू कश्मीर में आज लोग हुर्रियत के खिलाफ सड़कों पर उतरे। श्रीनगर में ट्रांसपोर्टर्स ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुर्रियत के बंद की वजह से उनका कामकाज ठप हो गया है। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई थी। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को अभी तक 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया। UN में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। पाकिस्तान के कश्मीर पर दावे को भारत ने खोखला बताया और कहा कि आतंकवाद का गढ़ बन चुका देश हमारे देश के अभिन्न अंग पर दावे पेश करने की कितनी कोशिश कर ले, सच्चाई नहीं बदलने वाली। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। अलगाववादियों का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कश्मीर से ही देश विरोधियों के मुंह पर बड़ा तमाचा लगा है। अनंतनाग के रहने वाले जुबैर अहमद हित्तू ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया है। अब जुबैर भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर शामिल होंगे। इससे पहले अलगाववादियों ने कश्मीर के युवाओं से SSB की परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए कहा था। पाकिस्तान आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने भारत को धमकी दी है। राहिल शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। राहिल शरीफ ने कहा कि LOC और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के आक्रामक रुख का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नए सेनाध्यक्ष का नाम तय करने के लिए राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के बीच खींचतान हो रही है। राहिल शरीफ अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। पाकिस्तानी कलाकारों ने भी अब उरी हमले की निंदा शुरू कर दी है। पाकिस्तान के कलाकार शफकत अमानत अली ने उरी हमले की निंदा करते हुए कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। शफकत ऐसे पहले पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्होंने उरी हमले की निंदा की है। उरी हमले के बाद देश में पाकिस्तान कलाकारों का विरोध जारी है। आज भजन गायक लखबीर सिंह लखा ने कहा है कि पाकिस्तान के कलाकारों को वीज़ा नहीं दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में कलाकार हैं, इसलिए पहले उन्हें मंच मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के बैतूल में नवरात्र उत्सव के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान से गुब्बारे आने का सिलसिला जारी है। आज राजस्थान के बीकानेर में एक गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। गुब्बारे पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हैं। साथ ही गुब्बारे पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की गई है। गुब्बारे को मौके से बीएसएफ ने जब्त कर लिया है। इस मामले पर जांच एजेंसियों ने कहा कि गुब्बारे कहां से आए, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की वजह से एक शादी फंस गई है। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले नरेश की शादी कराची की प्रिया के साथ तय हुई थी। 7 नवंबर को शादी की तारीख तय हो चुकी है। लड़की वालों के 15 रिश्तेदारों ने भारत आने के लिए 3 महीने पहले वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक वीजा नहीं मिलने से दोनों परिवारों की चिंता बढ़ गई है। कुछ दिन पहले दूल्हे ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीएमओ को ट्वीट कर अपनी परेशानी बताई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को इटावा के शहीद नितिन यादव के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शोकाकुल परिवार को 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। इटावा के चौबिया इलाके के रहने वाले 24 साल के नितिन यादव जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इराक में बंधक बनाए गए 39 परिवारों से आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि साल 2014 के जून में आईएसआईएस द्वारा अगवा किए गए 39 भारतीयों की 2 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई खबर नहीं है। सुषमा स्वराज ने कहा कि वे लगातार उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। एनआईए ने देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और तमिलनाडु में पटाखे कारखानों से रासायनिक विस्फोटक एकत्र करने की साजिश रचने वाले आईएसआईएस के एक संदिग्ध सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान तमिलनाडु में तिरुनेलवेली के निवासी सुभानी हाजा मोइनुद्दीन के रूप में की गई है। एनआईए ने एक बयान में कहा है कि आरोपी कट्टरपंथी है और सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस में भर्ती हुआ था और वो उमरा के नाम पर पिछले साल चेन्नई से इस्तांबुल भी रवाना हुआ था। बिहार में इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये 5 अवैध तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन संदिग्धों के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दरभंगा में किसी स्लीपर सेल के संपर्क में थे। फिलहाल एनआईए और आईबी की टीम इन सभी से पूछताछ में जुटी है। 8 अक्टूबर को होने वाले एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुई। 2 दिन बाद एयरफोर्स डे पर आसमान से लेकर जमीन तक एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाने वाली है। इस बार के एयरफोर्स डे पर सभी की निगाहें स्वदेश निर्मित विमान तेजस पर रहेंगी। इस मौके पर मिराज, जैगुआर और सुखोई भी अपने करतब दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कल तक का अल्टीमेटम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल तक बीसीसीआई साफ तौर पर एफिडेविट देकर बताए कि वो लोढ़ा कमेटी की सिफारिश मानेगी या नहीं। हालांकि बीसीसीआई के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके लिए इतनी जल्दी अंडरटेकिंग देना मुश्किल है। आम बजट 2 फरवरी को पेश हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय 2 फरवरी को बजट पेश करने के पक्ष में है। वित्त मामलों की स्थायी समिति ने रेल और आम बजट के विलय पर संतोष जाहिर किया है। हालांकि योजनागत और गैर योजनागत खर्चों को लेकर सदस्यों ने और सफाई मांगी। सूत्रों के मुताबिक इस पर अंतिम फैसला संसद के शीतकालीन सत्र में लिया जाएगा। आज से शुरू हुए 32वें इंडिया इकोनॉमिक फोरम में उद्योगपतियों का मानना है कि आने वाले साल में 8% ग्रोथ रेट हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। समिट में कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में आने वाले निवेश का इस्तेमाल प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि जो निवेश आ रहे हैं उसका इस्तेमाल एक्सपोर्ट बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में हो। वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार के कदमों का जल्द असर दिखेगा। ये इकोनॉमी को
आगे 8% की ग्रोथ पे ले जाएगा, आगे चल के 9% की ग्रोथ ले जाएगा। एग्रीकल्चर में मानसून अच्छा होने की वजह से हमें फोकस करना होगा मेजर रिफॉर्म्स पे, जो कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो विजन 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट, 7 साल की स्ट्रेटजी और 3 साल का एक्शन प्लान बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर का निर्देश है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये पाथ ब्रेकिंग है और ये करीब जनवरी-फरवरी तक होगा। पाथ ब्रेकिंग है और ये देश को रीडिफाइन करेगा। स्पेक्ट्रम नीलामी आज खत्म हो गई, लेकिन सरकार को जितनी उम्मीद थी उससे कम ही टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई। नीलामी 5 दिन और 31 राउंड तक चली। इस नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम के लिए 65,789 करोड़ रुपए की बोली लगाई। सरकार को 2,353 मेगाहर्ट्ज में से 965 मेगाहर्ट्ज के लिए ही बोली मिली। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी कामयाब रही है और नीलामी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ऑक्शन ट्रांसपेरेंट ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, किसी को कोई शिकायत नहीं। तो ये एक सक्सेसफुल ढंग से हमारे विभाग ने इस काम को किया है और मैं मानता हूं कि वो सक्सेसफुल रहा है। रिजर्व बैंक ने पेमेंट और स्मॉल बैंक्स के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कैपिटल एडिक्वेसी नियमों के तहत पेमेंट बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 15% रखी गई है। पेमेंट और स्मॉल बैंक का मकसद देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। एयरलाइंस के बीच नाम की जंग छिड़ गई है। गो एयर और इंडिगो के बीच हवाई जंग अब नाम को लेकर अदालत तक पहुंच गई है। गो एयर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि इंडिगो अपनी वेबसाइट goindigo.in से गो शब्द हटाए। गो एयर ने पहले भी इंडिगो से गो शब्द के इस्तेमाल पर ऐतराज जताया था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से 31 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। रेलवे ने दिवाली पर यात्रियों को इंश्योरेंस का शानदार तोहफा दिया है। रेल यात्रियों को सिर्फ 1 पैसे में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। रेलवे की ये स्कीम कल से शुरू हो रही है। अभी तक इस इंश्योरेंस के लिए 92 पैसे लिए जाते थे। IRCTC के मुताबिक 31 अक्टूबर तक बुक कराए जाने वाले सभी टिकटों में ये सुविधा लागू होगी। यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम को भारत में पेट्रोल पंप खोलने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत में तेजी से बढ़ रहे फ्यूल मार्केट में प्रवेश करने वाली ब्रिटिश पेट्रोलियम 10वीं कंपनी है। तेल मंत्रालय ने ब्रिटिश कंपनी BP के अलावा हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स को भी पेट्रोल डीजल की रिटेल बिक्री को मंजूरी दी है। BSE के बाद अब NSE के IPO का रास्ता साफ हो गया है। NSE के बोर्ड ने एक्सचेंज के लिस्टिंग को हरी झंडी दे दी है, यानी अब जल्द ही NSE का IPO बाजार में आएगा। इसके साथ ही NSE के बोर्ड ने शेयर विभाजन को भी मंजूरी दी है। NSE ने 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर को 10 हिस्सों में विभाजित करने को मंजूरी दी। वहीं निवेशकों को 10 शेयर पर 1 शेयर का बोनस मिलेगा। साथ ही NSE ने शेयरधारकों को बोनस जारी करने का ऐलान भी किया है। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की आज सुस्त शुरुआत हुई। यूरोपीय बाजार की खराब ओपनिंग से भी घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ा और कारोबारी सत्र में निफ्टी 8700 के नीचे फिसल गया। आज सेंसेक्स 115 अंक और निफ्टी 34 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। OFS यानी ऑफर फॉर सेल में रिटेल निवेशकों के लिए तय लिमिट हट सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेबी जल्द ही OFS में कर्मचारियों की लिमिट हटाने पर फैसला ले सकता है। विनिवेश विभाग की ओर से वित्त मंत्रालय और सेबी को ये प्रस्ताव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के कर्मचारियों के लिए सब्सक्रिप्शन लिमिट हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। नवीन जिंदल की कंपनी JSPL नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCD का ब्याज चुकाने में नाकाम रही है। कंपनी NCDs का ब्याज नहीं दे पाई। 10 साल की मैच्योरिटी वाले इन NCDs का कूपन रेट 9.8% है। JSPL ने बैंक और प्रोविडेंट फंड से इन डिबेंचर्स को खरीदा था। JSPL पर फिलहाल 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पेमेंट डिफॉल्ट के बाद आज JSPL के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। NSCL और PEC मामले में मुंबई की स्पेशल CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक CBI को PEC NSCL अधिकारियों में साठगांठ के सबूत मिले हैं।
इस मामले में जिग्नेश शाह समेत पीईसी, एनएससीएल और एफटीआईएल के अधिकारी आरोपी हैं। आपको बता दें कि पीईसी ने एनएससीएल में कुल 120 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसमें गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सीबीआई ने 2014 में केस रजिस्टर कर जांच शुरू की थी। जल्दी अकाउंटिंग रेगुलेटर आईसीएआई पर निगरानी रखने के लिए एक समिति का गठन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। इस समिति में रिटायर्ड जज और ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे। दरअसल वित्त मंत्रालय में यह धारणा है कि आईसीएआई का ऑडिटर्स पर रवैया निष्पक्ष नहीं है। वित्त मंत्रालय की राय है कि आईसीएआई गड़बड़ी वाले ऑडिटर्स को बचाती है। जर्मनी की डॉश बैंक ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की है। डॉश बैंक ने जर्मनी से 1000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। हालांकि बैंक का कहना है कि पहले जर्मनी से 4000 कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी, लेकिन अब सिर्फ 1000 कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही डॉश बैंक मैनेजमेंट ने पूरी दुनिया से 9000 कर्मचारियों की छंटनी की बात कही थी। मुंबई में देश की अब तक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील हुई है। मुंबई के पवई इलाके में देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील हुई है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और हीरानंदानी ग्रुप के बीच 6700 करोड़ रुपए की डील हुई है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने ऑफिस और रिटेल स्पेस के लिए हीरानंदानी ग्रुप के साथ ये सौदा किया। डील पूरी होने में 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा। महिंद्रा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार्गो और पैसेंजर वैन ई सुप्रो लॉन्च कर दी है। 8 सीटों की ई सुप्रो भारत की पहली इलेक्ट्रिक वैन है। इस गाड़ी के 2 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। इनमें कार्गो और पैसेंजर वर्जन शामिल है। दिल्ली में कार्गो वैन की एक्स शोरूम कीमत 8,45,000 रुपये और पैसेंजर वैन की एक्स शोरूम कीमत 8,75,000 रुपये रखी गई है। जैगवार लैंड रोवर इंडिया ने अपनी एसयूवी एफ पेस की कीमत की घोषणा कर दी है। एफ पेस की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 68,40,000 रुपये होगी। भारत में ये कार 20 अक्टूबर से उपलब्ध होगी, लेकिन ग्राहक इसकी ऑनलाइन या फिर 23 ऑथराइज्ड डीलर के पास से बुकिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चुनाव आयोग को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सर्टिफिकेट्स को सत्यापित करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को कहा कि 15 अक्टूबर को सर्टिफिकेट अदालत में रखे जाएं। स्मृति ईरानी पर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में डिग्री को लेकर भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बेनतीजा बैठक पर नाराजगी जताते हुए सीएम केजरीवाल और एलजी नजीब जंग समेत वरिष्ठ अधिकारियों को दोबारा बैठक कर ठोस निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि चिकनगुनिया और डेंगू की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हालात दोबारा न बने। बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें शहाबुद्दीन को सीवान जेल से कहीं और ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में भेजा जाए। दादरी के बिसाड़ा गांव में अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि के अस्पताल में हुई मौत के बाद गांव में तनाव बरकरार है। अब इस मामले में एक नया विवाद जुड़ गया है। घर वालों ने आरोपी रवि के कॉफिन को तिरंगे में लपेट रखा है। इसमें सवाल उठ रहा है कि आखिर आरोपी के शव पर तिरंगा क्यों, या नहीं गांव वाले शव का अंतिम संस्कार न करने पर अड़े हैं। यूपी के मुरादाबाद में सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मुरादाबाद के हरथला इलाके में सैकड़ों आधार कार्ड कूड़े के ढेर में पड़े मिले। इन आधार कार्ड्स को डाक विभाग के जरिए लोगों को बांटा जाना था, लेकिन किसी ने इसे कूड़े में फेंक दिया। भारत के संचार उपग्रह GSAT-18 का आज तड़के सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इससे फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5 के प्रक्षेपण यान से गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट GSAT-18 के सफल लॉन्च पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इटली में पुलिस ने 5 साल से फरार एक ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया है। एंटोनियो नाम का यह तस्कर अपने घर में बने एक गुप्त कमरे में छिपा मिला। 54 साल के एंटोनियो को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो इलाज के दौरान अस्पताल से फरार हो गया।
अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी का आसमान इन दिनों हॉट एयर बलून से भरा हुआ है। इन दिनों मैक्सिको में 45वें अल्बुकर्क बलून फेस्टिवल की धूम मची हुई है। इस फेस्टिवल में सैकड़ों की तादाद में लोग अपने अपने हॉट बलून्स को लेकर पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान 2 बलून एक हाई टेंशन वायर से टकरा गए, जिसमें कई इलाकों की बिजली गुल हो गई।